हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोच आईएएस। सो आज हम बेसिकली एक और नई केस स्टडी को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे 2021 के पेपर के अंदर ही गिवन है और उसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 12 के फॉर्म में ये गिवन है कहीं ना कहीं, राइट। तो हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारे से केस स्टडी कहना क्या चाहती है, किस तरीके से केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हमारे को यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के अंदर, और उसी के साथ किस तरीके से हमें इसका आंसर लिखना चाहिए या किस तरीके से हमारे आंसर उतने वनरेबल हो, वॉलेटाइल हो कि ओवरऑल केस स्टडी की अंडरस्टैंडिंग को समझते हुए हम उसके आंसर्स जो क्वेश्चन पूछे गए उसी के अकॉर्डिंग आंसर्स लिखें और परफेक्ट आंसर लिखने की कोशिश करें। बट यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, परफेक्ट आंसर कभी नहीं होते। इट्स जस्ट इन सराउंडिंग एस्टिमेट कि इस तरीके के आंसर हम लिख पाएँ कहीं ना कहीं, राइट। चलिए, पवन इज वर्किंग एज एन ऑफिसर इन द स्टेट गवर्नमेंट फॉर लास्ट 10 ईयर्स। पवन एक ऑफिसर है, यहाँ पे वापस आपको पवन नहीं बनना है, पवन एक इंडिविजुअल अनदर ऑफिसर है जो बेसिकली वर्क कर रहा है कहाँ पे, स्टेट गवर्नमेंट फॉर लास्ट 10 ईयर्स। एज अ पार्ट ऑफ रूटीन ट्रांसफर he was posted to another department. He joined in a new office along with the 5 other colleagues. बेसिकली उसको रूटीन ट्रांसफर जैसे नॉर्मली चलते रहते हैं गवर्नमेंट, उस अकॉर्डिंग उसको पोस्ट किया गया किसमें, अनदर डिपार्टमेंट के अंदर। ही जॉइन अ न्यू ऑफिस अलॉन्ग विद द 5 अदर कलीग्स। अदर कलीग्स मतलब यहाँ पे उसके जो पुराने डिपार्टमेंट में जो कलीग्स थे उन्हीं के साथ उसने शिफ्टिंग ली है। द हेड ऑफ द ऑफिस वॉज अ सीनियर ऑफिसर कंजर्व विद द फंक्शनिंग ऑफ द ऑफिस, राइट। एज अ पार्ट ऑफ द जनरल इंक्वायरी, Pawan gathered that his senior officers carry the reputation of being difficult and insensitive person having his own disturbed family life. अब यहाँ पे उसके सीनियर्स की इन्वॉल्वमेंट होगी, किस तरीके से सीनियर अपनी लाइफ में या उसकी फैमिली लाइफ को कैसे डिस्टर्ब करती है, उसके बारे में थोड़ा इनसेंसिटिव कितना है वो पर्सन, उसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है कहीं ना कहीं। इनिशियली ऑल सीम टू गो वेल, सब सही जा रहा था। हाउएवर आफ्टर सम टाइम पवन फेल्ट दैट the senior officer was belting him at the time unreasonable. Whatever suggestion he given and views expressed by Pawan in the meeting were summarily rejected, and the senior officers would express that displeasure in the presence of others. Basically यहाँ पे उसके जो और बॉस के बीच में जो उसके सीनियर थे उनके बीच में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हुआ एक मीटिंग के अंदर। किस तरीके से उसके जो थॉट्स थे या फिर उसने कुछ व्यूज रखे थे किसी भी टॉपिक को लेके, वो सीनियर्स के द्वारा एंटरटेन नहीं हुए। इट बिकेम ए पैटर्न ऑफ बॉस स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग टू शो हिम इन अ बैड लाइट एंड हाईलाइटिंग हिज शॉर्ट कमिंग्स एंड ह्यूमिलेटिंग publicly. It became an apparent that there were no serious work related to problem and shortcomings. The senior officers was always on the one pretext and the other end would scold and shout at him. अब बेसिकली यहाँ पे उसकी लाइफ के बारे में बता रही कि किस तरीके से ऑफिस के अंदर जब वो वर्क कर रहा है तो ऑफिस के अंदर सीनियर्स उसके ऊपर शाउट हो रहे हैं और सीनियर उसको वर्क नहीं करने दे रहे या फिर सीनियर्स के अकॉर्डिंग वो पूरा वर्क नहीं कर पा रहा है, उस चीज़ को बताने का यहाँ पे काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। The continued harassment and public criticism of Pawan resulted in loss of confidence. Obviously बात है, कोई अगर इतना किसी को मेल फंक्शनिंग के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए हैरेस करेगा तो उसकी जो वर्किंग है वो इतनी पॉजिटिव वर्क नहीं रहेगी कहीं ना कहीं, राइट। उसका लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ, सेल्फ एस्टीम, इक्विनिटी। Pawan realized that his relation with his senior officer was becoming more toxic, and due to this, he left perpetually tenses, anxiety, stress. His mind was occupied with negativity and caused him mental torture, anguish and agony. Eventually, it badly affected his personal and family life. किस तरीके से इसकी जो पर्सनल लाइफ थी और उसकी फैमिली लाइफ भी थी वो इवेंचुअली इम्पैक्ट होने लग गई। किस वजह से, बॉस के या फिर ये जो सोसाइटी उसके ऑफिस में चल रही थी हरेसमेंट, उसकी वजह से कहीं ना कहीं। जब उसको दिखा कि ये बहुत ज़्यादा होने लग गया, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, he was no longer joyous and happy, content even at home. Rather, without any reason, he would lose his temper with his wives and other family member. Obvious सी बात है, अगर मेंटली उसको काफ़ी टॉर्चर लगा है, मेंटली उसको काफ़ी हैरेस लगा है, तो उसके बाद वहाँ पे उसके साथ क्या होगा, उसकी लाइफ के अंदर वो कहीं ना कहीं द फैमिली इन्वायरमेंट वॉज नो लॉन्गर प्लेजेंट एंड द कंजली his wife, who was always supportive to him, also became a victim of his negative and hostile behavior. यहाँ पे उसके जो बिहेवियर की वजह से उसकी लाइफ जो उसको सपोर्ट करती थी हमेशा वो भी क्या होने लग गई, बहुत डिस्टर्ब होने लग गई।
ड्यू टू हिज हैरेसमेंट एंड ह्यूमिलेशन सफर्ड बाय हिम इन द ऑफिस, comfort and happiness virtually vanished from his life, thus it damaged his physical and mental health. ऑब्वियस सी बात है, इस वजह से उसकी जो लाइफ है, कंफर्ट लाइफ, हैप्पीनेस है लाइफ के अंदर, वो सब की सब वैनिश होने लग गई। और जैसे ही वो वैनिश होने लगी, यहाँ पे उसकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा कहीं ना कहीं, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें बताई गई कि किस तरीके से एक पर्सन है जो स्टेट गवर्नमेंट में वर्क करता है, 10 साल से वर्क कर रहा था, अच्छा खासा वर्क कर रहा था, रूटीन ट्रांसफ़र हुआ जहाँ पे उसके सीनियर्स ने उसको हैरेस किया। हैरेस करने की वजह से किस तरीके से उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी वर्किंग लाइफ सब डिस्टर्ब होने लग गई और काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो गई, उसकी फैमिली लाइफ को इम्पैक्ट पड़ा, फैमिली के साथ उसकी खुद की फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई कहीं ना कहीं, राइट। चलिए, ओवरऑल केस स्टडी आपको क्लियर हुई कि हमेशा केस स्टडी के अंदर हम कुछ स्टेक होल्डर्स ढूंढते हैं। स्टेक होल्डर्स कौन होगा? सबसे पहले यहाँ पे पवन होगा, ऑब्वियस सी बात है, पवन सबसे बड़ा स्टेक होल्डर्स है। उसके बॉस या सीनियर हम जिसको बोल सकते हैं, यहाँ पे हम सीनियर बोलेंगे इनको, राइट, बॉस नहीं बोलेंगे, सीनियर हो गए। फैमिली हो गई, फैमिली भी तो काफ़ी इम्पैक्ट हुई है कहीं ना कहीं, राइट। फैमिली हो गई, या फिर उसके कलीग्स हो गए, कलीग्स के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा होगा। तो ये सारे के सारे स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं जिनके ऊपर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ा है इस केस स्टडी, इस अंडरस्टैंडिंग को समझते हुए अपने, राइट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अपन। व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल विद पवन टू कॉप अप विद द सिचुएशन? अब पवन के पास क्या क्या ऑप्शन है कि ये सिचुएशन किस तरीके से वो बाहर निकल सकता है कहीं ना कहीं, राइट। व्हाट अप्रोच पवन शुड अडॉप्ट फ्रॉम ब्रिंगिंग पीस, ट्रैंक्विलिटी एंड कंसर्न इन्वायरमेंट इन द ऑफिस एट होम? किस तरीके से वो अपने ऑफिस, होम, हर जगह बेसिक से जो डिस्टर्बेंस हो रखी है उसको पीस में कन्वर्ट कर सकता है। उसको लेके यहाँ पे अपनी अप्रोच, उसके लेके अपनी अप्रोच समझानी है, हम किस तरीके से आंसर राइटिंग में अप्रोच लिख सकते हैं। एज एन आउटसाइडर, what are your suggestion for both boss and subordinate to overcome this situation for improving the work performance, mental and emotional hygiene? किस तरीके से पवन की जो मेंटल हेल्थ है या फिर किस तरीके से बॉस की जो हेल्थ है, सबॉर्डिनेट्स की सिचुएशंस बन रही है, वो किस तरीके से आप जज कर सकते हैं, उसके बारे में बताना एज ए आउटसाइडर। आउटसाइडर मतलब यहाँ पे एज ए थर्ड पर्सन के तौर पे उसको देखना है और इंटरटेन करना है। इंटरटेन मतलब यहाँ पे उसको समझने की कोशिश करते हुए आंसर लिखना है। In the above scenario, what type of training would you suggest for officers at various level in the government office? यहाँ पे किस तरीके से इन द अबव सिनेरियो जो सिचुएशंस बनी है ऑफिस के अंदर, व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग वुड यू सजेस्ट फॉर ऑफिसर्स एट वेरियस लेवल इन द गवर्नमेंट ऑफिस? गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर कहीं चीज़ें बिगड़ रही है तो किस तरीके से आप वहाँ पे सजेशंस देंगे कि यहाँ पे सिचुएशंस कुछ ना कुछ सुधरने लग जाए कहीं ना कहीं, राइट। चलिए, तो ये ओवरऑल क्वेश्चन आपको होपफुली क्लियर होगा कि किस तरीके से यहाँ से पूछा जा रहा है अपने से कि किस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने, केस स्टडी को समझते हुए। बट यहाँ पे एज ए हमेशा थर्ड पर्सन के तौर पे परफॉर्म करना है अपने को, हमेशा अपने को डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रखना है यहाँ पे, इस चीज़ को समझिएगा जरूर, राइट। चलिए देखते हैं। फॉलोइंग ऑप्शंस आर अवेलेबल टू पवन टू कॉप अप विद द सिचुएशन। अब पवन के पास क्या क्या ऑप्शन रह सकते हैं कॉप अप करने के लिए, तो उसके अंदर क्या हो सकता है? एड्रेस द रूट कोज ऑफ प्रॉब्लम एंड टॉक विद हिज सीनियर अबाउट द इशू इज फेसिंग। डायरेक्टली वो सीनियर से बात करे, जो भी वो प्रॉब्लम या फिर जो भी हैरेसमेंट टाइप उसको लग रहा है कि हो रहा है उसके साथ, वो सीनियर से जाके डायरेक्टली अप्रोच करे, उनसे बात करे और उनको बात करते हुए चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करे। सबसे पहला और सबसे ईजी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये हो सकता है कहीं ना कहीं, राइट। जैसे ऑफिस का इन्वायरमेंट, ऑफिस का माहौल भी सही रहे और सारी चीज़ें सुधरती रहे कहीं ना कहीं। यहाँ पे अगर आपको स्पीड स्लो लग रही है तो आप इसको 1.5x या 2x पे भी देख सकते हैं, राइट, ताकि अपनी जल्द से जल्द केस स्टडी भी कंप्लीट होती रहे कहीं ना कहीं। उसी के आगे, he may take leave from office, discuss the issue with his colleagues in other services and then rejoin. This will give a short respite to Pawan, but the problem will continue. यहाँ पे हो सकता है कि वो इस प्रॉब्लम को समझते हुए एक बार के लिए ऑफिस टेम्परेरी लेवल पे लेफ्ट आउट कर दे, छोड़ दे, और उसके बाद अपने दूसरे जो सीनियर्स हैं उनसे डायरेक्टली जाके कंसर्न करे कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, और फिर जाके वापस ऑफिस रीजॉइन करे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम शायद फिर भी कंटिन्यू रह सकती है। बट हाँ, अगर ऑफिस के दूसरे ऑफिस वाले पर्सन उसको बेटर गाइडेंस देते हैं, बेटर सजेशन देते हैं, तो ये हेल्पफुल होगा कहीं ना कहीं, राइट। ही मे सीक ट्रांसफर टू अनदर डिपार्टमेंट which might be an administrative decision with little control of Pawan over it. बेसिकली क्या करे, वहाँ पे डिपार्टमेंट ही चेंज कर ले अपना, या फिर डिपार्टमेंट को अपने अकॉर्डिंग ले दूसरा, कि वहाँ पे वो
एज एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन खुद ले सके, ताकि उसके ऊपर प्रेशर ना हो, और प्रेशर नहीं होगा तो वो इजिली वर्क कर पाएगा कहीं ना कहीं, राइट। इग्नोर हिज सीनियर एट वर्क विच विल अफेक्ट हिज कोऑर्डिनेशन एंड क्वालिटी ऑफ वर्क, दिस मे ऑल्सो शो हिम एज इनकम्पिटेंट। बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे अपने सीनियर्स के जो डिमांड्स या फिर जो सीनियर्स की तरफ से ऑर्डर आते हैं उनको अवॉइड करने लग जाए। बट अगर वो अवॉइड करने लग जाएगा सीनियर्स को ही, तो वहाँ पे जो वर्क एफिशिएंसी है, वर्क क्वालिटी है, वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगी। The last resort may be to resign from his current position. This will highlight its attitude of escapism and lack of courage. His personal responsibility will also be suffer. जॉब ही छोड़ दे, सीधा सा फंडा हो सकता है इजी वे में कि डायरेक्टली जॉब छोड़ दे और जॉब छोड़ के क्या करने लग जाए, कहीं कुछ और करने लग जाए, बट यहाँ से निकल जाए कहीं ना कहीं। और यहाँ से जैसे ही निकले तो उसको लगने लग जाए कि हाँ यहाँ से तो मैं निकल गया, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, उसकी फैमिली मेम्बर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब वो बहुत ज़्यादा सफ़र हो सकती है कहीं ना कहीं, राइट। सो बेसिक से ये प्रॉब्लम्स बन सकते हैं कि किस तरीके से ऑप्शंस पवन के साथ अवेलेबल रहे इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए, राइट। चलिए, इसके अंदर आपको अगर लगता है और भी पॉइंटर्स या और भी ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं, सो प्लीज राइट इट ऑन द कमेंट बॉक्स सो एवरीवन कैन अंडरस्टैंड एंड नो इट बेटरली। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं पवन को क्या अप्रोच रखनी चाहिए। यहाँ पे एज ए अपने पास क्वेश्चन था थर्ड पार्टी के फॉर्म में, अगर आप आउटसाइडर हैं तो पवन को यहाँ पे क्या अप्रोच रखनी चाहिए वो आप समझाएं कहीं ना कहीं, राइट। ही शुड इंटरप्रेट हिज बिहेवियर एज टू वेदर हिज एक्शंस आर अनोइंग his senior and what is behavior of his seniors towards other newly transfer colleagues। बेसिक से वो अपने ऑफिस के अंदर जो सीनियर्स के जो अपनी अप्रोच है, सीनियर्स के जो वहाँ पे उनकी बिहेवियर है, उनको एनालाइज करे और समझे कि किस तरीके से न्यूली ट्रांसफर कलीग के साथ ही ऐसा कर रहे हैं या बाकी सबके साथ भी ऐसा कलीग बिहेव कर रहे हैं, तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करें। दिस विल गिव him a thought clarity. Pawan should try talking to his seniors and explain his action at the same time. बेसिक से पवन शुड ट्राई टू टॉक हिज सीनियर। ऑब्वियसली बात अपन ने ऑप्शन में देखा था कि बॉस जो सीनियर हैं उनके कलीग्स के साथ बात करें कि ताकि वो उनके सीनियर्स को समझा सके जो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं। एक्सप्लेन हिज एक्शन एट द सेम टाइम, किस तरीके से वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ बॉस के टेम्परेंट या फिर बॉस का जो बिहेवियर उसको समझा सके उनके फ्रेंड्स को, ताकि वो अपने फ्रेंड्स जो इनके बॉस बन रहे हैं उनको समझा सके। दिस विल गिव अपॉर्चुनिटी फॉर कोर्स करेक्शन टू पवन एंड सीनियर्स। यहाँ पे क्या होगा, अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है कि किस तरीके से सीनियर और पवन के बीच के अंदर जो डेवलपमेंट है या कोर्स ऑफ करेक्शन है वो बन सके कहीं ना कहीं। इफ बोथ द अबव सजेशन डू नॉट वर्क आउट देन पवन शुड लॉन्च अ रिटर्न कंप्लेंट टू हिज बॉस सीनियर एंड मेक द सुपीरियर बॉस अवेयर ऑफ ऑल द हैपनिंग्स। बेसिकली जो उसके सीनियर्स, उनके सीनियर्स के सीनियर्स को भी वो लेटर लिखे और उन्हें समझाएं कि किस तरीके से यहाँ पे उसके प्रॉब्लम बन रहे हैं, डिस्प्यूट्स क्रिएट हो रहे हैं, उन्हें वहाँ पे समझाने की कोशिश करें कहीं ना कहीं, राइट। तो यहाँ पे ऑफिस में ये पवन अप्रोच रख सकता है। 3 तरह की अप्रोच अपन ने पढ़ी है, राइट। यहाँ पे हमने क्या किया है, सिर्फ अडॉप्ट के अंदर जो सिचुएशंस थी, अडॉप्ट के अंदर जो पॉइंटर्स थे, उन्हीं को यहाँ पे रीडायरेक्ट करने की कोशिश की अपन ने। ओके, एट होम, घर पे क्या कर सकता है पवन शुड ट्राई, क्योंकि यहाँ पे जो अप्रोच जनरेट हो रही है या तो ऑफिस में हो रही है या फिर घर पे जनरेट हो रही है, उसके अलावा तो कहीं हो नहीं रही कहीं ना कहीं, राइट। ये 2 ही जगह सबसे इंपॉर्टेंटली जहाँ पे डिस्प्यूट क्रिएट हो रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। चलिए देखते हैं अब घर पे वो क्या कर सकते। पवन शुड ट्राई टू सेग्रीगेट हिज प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ। सिंपल सी चीज़ है कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में वो डिस्क्रिमिनेट रखे, डिफ्रेंशिएट करते हुए रखे, ताकि उसकी लाइफ के अंदर किसी भी तरह की चीज़ें ना हैं। ही शुड इवॉल्व हिज इमोशनल इंटेलिजेंस एंड कॉटन। बेसिकली इमोशन इंटेलिजेंस जो है उसको अपने बढ़ाए, किस तरीके से वो डिसीजंस ले रहा है या किस तरीके से अपने इमोशंस के बाहरी इमोशंस को कंट्रोल करते हुए दूसरे डिसीजंस पे इम्पैक्ट ना आने दे। एक अच्छा सिविल सर्वेंट के अंदर सबसे पहले यही देखा जाता है कि किस तरीके से वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए डिसीजंस ले रहा है कहीं ना कहीं, राइट। ताकि एक डिसीजंस या एक चीज़ इमोशंस की वजह से दूसरे पे इम्पैक्ट ना पड़े या नेगेटिव अप्रोच जनरेट ना हो। He should talk to his family members, his wives, about the issues he is facing at the workplace. The family members should try to understand and support him through his difficulties. किस तरीके से फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो समझें, उनसे बात करें, वो समझने की कोशिश करें, समझते हुए यहाँ पे एक पॉजिटिव अप्रोच जनरेट करें फैमिली के अंदर ही, कि किस तरीके से फैमिली मेम्बर्स को सपोर्ट भी करें ताकि वो डिफिकल्टी से बाहर निकल सकें। दिस विल ब्रिंग पीस, ट्रैंक्विलिटी एंड कंजाइन एनवायरनमेंट बोथ एट हिज ऑफिस एट होम।
बेसिकली यहाँ पे उसके ऑफिस होम में दोनों जगह क्या होगा, पॉजिटिव माइनस जनरेट होगा इस पवन के अंदर, क्योंकि मेनली वही है जो दोनों चीज़ों से डील कर रहा है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे उनके बीच में क्या होगा, पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव चीज़ें जनरेट हो रही है। ओके, तो बेसिक से ये फंडामेंटल थे कि किस तरीके से पवन दोनों तरह की अप्रोच रख सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एज एन आउटसाइडर माई सजेशन टू बॉस। अब एज एन आउटसाइडर मैं क्या सजेशन दे सकता हूँ, किसको, पवन को और उनके उसके बॉस को, दोनों के सजेशन की बात हो रही है कहीं ना कहीं, एक के सजेशन की बात नहीं हो रही कि एक को सजेशन नहीं देना है, अपने को दोनों के सजेशन को देते हुए बात करने की किस तरीके से वहां पे अप्रोच हो सकती है। वन शुड एक्ट बिहेव, बॉस को क्या सजेशन दे सकते हैं अपन, वन शुड एक्ट एंड बिहेव एज ए लीडर एंड रिप्रेजेंट हिमसेल्फ हरसेल्फ एज एन एग्जाम्पल। यहाँ पे बॉस को बोल सकते हैं कि अपने बिहेवियर को चेंज किया जाए या बिहेवियर को देखें एज ए लीडर के तौर पे, क्या वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और क्या उन्हें करना चाहिए कहीं ना कहीं, राइट। डेवलपिंग इमोशन इंटेलिजेंस इन द एस्पेक्ट इन एवरी नेसेसरी, इमोशन इंटेलिजेंस की बात यहाँ पे भी हुई, किस तरीके से बॉस को भी इमोशनल इंटेलिजेंस को मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि बॉस की फैमिली में भी अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए कहीं ना कहीं, राइट। दोनों को यहाँ पे पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में डिफ्रेंसिएशन करने की बात हो रही है कहीं ना कहीं। सबऑर्डिनेट्स आर द वर्किंग फोर्स बिहाइंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एज एन ऑथोरिटी सीनियर वन मस्ट रिस्पेक्ट द सबऑर्डिनेट ऑफ और द जूनियर्स, किस तरीके से सबऑर्डिनेट्स और जूनियर्स की रिस्पेक्ट करें अपने बॉस, उसके बारे में उनको गाइड करना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म गोज अ लॉन्ग वे इन शेपिंग एन ऑर्गेनाइजेशन और वंस लाइफ, किस तरीके से जो उसके क्रिटिसिज्म मिल रहे हैं उनको, वो किस तरीके से उनको शेप करके रीऑर्गेनाइज करे अपने को कहीं ना कहीं। और बैलेटिंग समवन टू शो वन सेल्फ एंड सुपीरियर ऑलवेज गिव्स आउट अ बैड एग्जाम्पल, यहाँ पे उनको समझा सके कि सुपीरियर के अंदर ये आपका बैड एग्जाम्पल के फॉर्म में जनरेट हो रहा है, तो इसके ध्यान देना कहीं ना कहीं। Appreciating good work is not only ethical warranted but also create positive energy amongst team members। यहाँ पे बॉस के अंदर जो एथिकल वर्किंग हो रही है या फिर एथिकल जो उसका क्राइटेरिया बन रहा है, पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हो, पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होने से किसके अंदर, टीम मेंबर्स के अंदर भी पॉजिटिव वाइब्स आएगी। तो बॉस को हम इस तरीके से गाइड कर सकते हैं कि वो इस तरह की अप्रोच भी रख सकता है कहीं ना कहीं, राइट। टू सबऑर्डिनेट्स, सबऑर्डिनेट्स को किस तरीके से हम सजेशन दे सकते हैं, डू नॉट लेट द प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ मर्ज। सबसे इंपॉर्टेंटली पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मर्ज नहीं करना चाहिए यहाँ पे किसी को भी, राइट। दोनों के अंदर डिफ्रेंसिएशन मेंटेन रखनी चाहिए ताकि लाइफ इजी रहे और वर्किंग भी इजी रहे कहीं ना कहीं। हमेशा ये बेसिकली जो है ये एथिकल डायलामास के तौर पे भी वर्क कर सकता है कि किस तरीके से, हमेशा हमने बात की है तो एथिकल डायलामास जो होते हैं वो कन्फ्यूजन होता है किसी में दो चीज़ों के बीच में कि उनकी लाइफ किस तरीके से वर्क करे। वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के बीच में तो हमेशा उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं, राइट। वर्क रिलेटेड इशू शुड नॉट बी हैम्पर द पर्सनल शेप वर्सेस वाइस वर्सा, राइट। यहाँ पे उनकी जो पर्सनल लाइफ या फिर प्रोफेशनल लाइफ उसके अंदर हैम्पर ना हो कुछ भी। नथिंग कम्स अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑब्वियस सी बात है, सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज वेलकम बट नॉट डिमीनिंग, बेसिकली अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रिटिसिज्म दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा दबा रहे हैं, वो ठीक है, मतलब आप राय दें, सजेशंस दें कि हाँ ये चीज़ इंप्रूव होनी चाहिए, वो अच्छी बात है, बट पूरा ही दबाते वो गलत है कहीं ना कहीं, राइट। व्हेन एट वर्क प्लेस वन शुड वर्क विद द अटमोस्ट डेडिकेशन एंड कमिटमेंट, ऑब्वियसली बात है, वर्क को लेके अपनी डेडिकेशन और कमिटमेंट हमेशा सबसे ऊपर प्रायोरिटी पे होने चाहिए कहीं ना कहीं, जिस वजह से सोसाइटी के अंदर भी एक पॉजिटिव इंप्रेशन आएगा। सोसाइटी के साथ साथ जो प्रोफेशनल या वर्किंग लाइफ चल रही है उसके अंदर भी एक पॉजिटिव अप्रोच जनरेट होगी कहीं ना कहीं, राइट। तो इस तरीके से सजेशंस कुछ हो सकते हैं जो एज एन आउटसाइडर मैं दे सकता हूँ बॉस को या सबऑर्डिनेट्स को, राइट। पवन को भी दे सकते हैं कहीं ना कहीं, ये सेम पॉइंट्स जो है पवन के लिए भी एप्लीकेबल होंगे कहीं ना कहीं, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग शुड बी गिवन टू द ऑफिसर्स इन गवर्नमेंट ऑफिस एट व्हाट लेवल, लाइक किस तरीके की ट्रेनिंग हमें गवर्नमेंट ऑफिस में देनी चाहिए। यहाँ पे सबसे पॉजिटिव अप्रोच ये है कि किस तरीके से हमने अभी एस्पिरेंट 2 देखी थी, एस्पिरेंट 2 में भी एट द एंड संदीप भैया वॉज वेंट टू द ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग के लिए सजेशन दिया गया था कि किस तरीके से इमोशन और इस तरीके से डिसीजंस ना लें ताकि उनकी अप्रोच नेगेटिव ना हो। तो वहाँ पे उनकी जो अप्रोच है उसको ट्रेनिंग दी जाए कि किस तरीके से इनकी अप्रोच में थोड़ा सा डाइल्यूजन होने की वजह से भी उनकी जो वर्किंग एफिशिएंसी वो बेटर हो, ऑफिस का माहौल, गवर्नमेंट ऑफिस के इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हो कहीं ना कहीं, राइट। तो इस तरीके की अप्रोच जनरेट की जाए। अब यहाँ पे सबसे पहली ट्रेनिंग क्या दी जा सकती है, सेंसिटिव ट्रेनिंग।
सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बॉस सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है कहीं ना कहीं। ऑफिशियल शुड बी सेंसिटिव, शुड बी सेंसिटाइज अबाउट हाउ देयर एक्शन इम्पैक्ट पीपल अराउंड दैम। मेंटल हेल्थ इशू शुड बी केप्ट इन माइंड। ऑब्वियस सी बात है कि किस तरीके से अगर उनके लाइफ में कुछ चीज़ चल रही है तो वो दूसरी चीज़ों को इम्पैक्ट ना करे, दूसरी चीज़ों को हार्म ना करें, वो तरीके यहाँ पे डिसीजंस या ट्रेनिंग सीनियर लेवल पे देनी चाहिए, ताकि मेंटल इशू क्रिएट ना हो। और अगर मेंटल इशू है तो उसको माइंड में रखे, उसे रिफ्लेक्ट करके दूसरे पे डाइवर्ट करते हुए दूसरे को भी परेशान ना करे कहीं ना कहीं, राइट। रोल प्लेइंग ट्रेनिंग। टू बी ए पीपल्स ऑफिस और ए सक्सेसफुल ब्यूरोक्रेट, one must investigate the situation from others' perspective and understand their problems and concerns. This will also provide a constructive decision in decision making. किस तरीके से जो उनके डिफरेंट लेवल ऑफ रोल हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ वर्किंग जो है, उनमें किस तरीके से चीज़ें डेवलप हुई हैं, किस तरीके से जो माहौल बन रहा है उसको प्रॉपरली सिचुएशन बेस पे इन्वेस्टिगेट किया जाए। इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसके प्रॉब्लम्स और उसकी चीज़ों को कंस्ट्रक्टिव डिसीजन मेकिंग में कन्वर्ट किया जा रहा है। किस तरीके से जो सीनियर ऑफिसर है वो क्रूशियल रोल प्ले करता है एज कम्पेयर टू पियोन, क्योंकि वहाँ पे उनकी डिसीजंस पावर, उनके पास जो पावर ऑफ वर्किंग है वो बहुत अलग अलग है कहीं ना कहीं, राइट। रिटेंशनरिंग। ऑफिशियल शुड एक्सरसाइज ऑथोरिटी विदाउट बीइंग कंसेंस टू अदर्स। दे शुड बिल्ड दैम स्पिरिट एंड फॉस्टर कॉर्पोरेशन। किस तरीके से वहाँ पे इनकी जो ऑथोरिटी है उनके बीच में किस तरीके से वर्किंग हो। दे शुड बिल्ड टीम स्पिरिट एंड फॉस्टर कॉर्पोरेशन, किस तरीके से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट हो, उस चीज़ की यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाए। कम्युनिकेशन ट्रेनिंग, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कम्युनिकेशन ट्रेनिंग आती है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से भी कई बार क्या हो रहा है, डिस्प्यूट्स क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो वो चीज़ कम्युनिकेशन गैप को फिल ख़त्म किया जाए, मतलब कि यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप जो है उसको ख़त्म किया जाए। किसके थ्रू? कम्युनिकेशन ट्रेनिंग के थ्रू। यूजिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल कॉज फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। द मोटिव ऑफ दिस इज टू इंक्रीज पॉजिटिव इन आउटलुक, प्रमोट इंक्लूसिव एंड मेक वर्क कल्चर कंडीस फॉर परफॉर्मेंस। बेसिकली यहाँ पे कम्युनिकेशन ट्रेनिंग दी जाए ताकि सबॉर्डिनेट्स या फिर जो वहाँ पे ऑफिसर्स हैं, सीनियर्स हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन प्रॉपर तरीके से जमे, और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन जमने के साथ उनकी जो वर्किंग है वो भी बहुत अच्छी हो पाए कहीं ना कहीं, राइट। चलिए, तो ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग थी केस स्टडी को लेके। आखिर केस स्टडी हमें से पूछ क्या रही है और हमें किस तरीके से आंसर्स लिखने होंगे। यहाँ पे कई सारे पॉइंट ऐसे भी हो सकते हैं जो मैंने मिस कर दिए हूँ। सो प्लीज़ राइट इट इन ए कमेंट बॉक्स सो एवरीवन कैन गेट टू नो अबाउट दिस पॉइंट्स एंड एवरीथिंग। ओके एवरीवन, चलिए तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।